तो हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शांति हरिशुधान चांद ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि पिछले क्लास में हमने अमाशय के बारे में पढ़ा, जैसे हमारा पाचन तंत्र चालू हुआ था, जैसे मुख गुहा ग्रसनली, उसके बाद अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। तो हम अमाशय तक पढ़ लिए थे, यानी मुख गुहा के अंदर दांत, जीभ और लार ग्रंथिया के बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर हमारा आया था ग्रास नली। ग्रास नली से जो भोजन हमारा अमाशय में जाता है, तो हमने अमाशय तक पढ़ लिया था। अमाशय में भोजन 4 घंटे रहता है। अमाशय कितने भागों में बटा होता है। अमाशय जठर ग्रंथिया में कौन सा एंजाइम, जठरस से कौन कौन से चीजें निकलती हैं, तो वो हमारा उसमें होता है। उसके बाद हमारा आता है अमाशय के बाद छोटी आंत। क्या आता है अमाशय के बाद? क्या आता है हमारा? छोटी आंत। छोटी आंत में ही हमारा मुख्य रूप से पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। मतलब मुख में भोजन डालते हैं, फिर ग्रास नली से होते हुए वो हमारा अमाशय से पहुंचते, अमाशय तक पहुंच जाती है। और अमाशय तक पहुंचने के बाद वो क्या होता है, छोटी आंत में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? तो छोटी आंत में चला जाता है, और छोटी आंत में ही पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है, यानी वहां पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है और विभिन्न कोशिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में वितरित हो जाता है पोषक तत्व, रक्त के माध्यम से। किसके माध्यम से? रक्त के माध्यम से। मतलब छोटी आंत में, किसमें? तो छोटी आंत में हमारा पाचन की क्रिया क्या होती है? पूर्ण हो जाती है। तो आइए समझते हैं कि छोटी आंत के बारे में समझते हैं। हाँ, ये हमारा हो गया छोटी आंत। क्या हो गया? छोटी आंत। छोटी आंत। अब देखिए, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये आहार नाल का क्या है? सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत क्या है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्या है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा पॉइंट है कि आप जो है, जब मैंने पाचन चालू किया था तो आपने क्लास किया होगा। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके वो क्लास कर ले, तभी ये समझ में आएगा। जहां से हम पाचन तंत्र जहां से चालू किए थे, हम बहुत छोटा छोटा क्लास लिए थे। मतलब एगो मुख गुहा का अलग लिए थे, फिर ग्रास नली का अलग लिए थे, फिर अमाशय का अलग लिए थे, और छोटी आंत का अब अलग ले रहे हैं। तो पहले आप सबसे पहले पिछले चीजों को बारीकी से एक का एक क्या कीजिए, रिवीजन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? रिवीजन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको सब जो होता है सीक्वेंस से समझ में आएगा। मतलब एक लय, एक समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। नहीं तो जैसे में आप अभी खोलिएगा, अभी आप खोलिएगा और हम अभी आप मेरा क्लास देख रहे हैं और पीछे का क्लास नहीं किए, छोटी याद, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो पाचन तंत्र है वो एक दूसरे से रिलेटिव है। मतलब एक दूसरों से ये क्या है, जुड़ा हुआ है। जैसे मुख में हम भोजन डालते हैं तो वो कहाँ जाता है? ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली से वो कहाँ जाता है? हमारा अमाशय में जाता है। कहाँ जाता है? तो हमारा अमाशय में जाता है। अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे ना कि मुख में वो भोजन गया, कैसे गया, क्या हुआ कि आहार नली के पास आया, आहार नली से क्या क्या क्रियाएं हुए जो अमाशय में गया। फिर अमाशय से कौन कौन सी क्रियाएं हुआ कि अमाशय के बाद हमारा छोटी आंत में आया। क्या आया? छोटी आंत में आया। हम ध्यान देंगे। तो हमारा क्या बता रहे थे हम? थोड़ा सा फोन आ गया था तो चले गए थे फोन से बात करने, भैया कॉल किए थे। तो हाँ, तो पिछली क्लास आप जरूर करके आइए। मेरा कहने का मकसद, मेरा असली मकसद यही था इसको रोक के कि आप पिछले का क्लास कर लीजिए एकदम सीक्वेंस से, कि हमारा मुख गुहा है, मुख गुहा में क्या क्या चीजें आएंगी, फिर हमारा ग्रास नली में क्या क्या चीजें आ रही हैं, और फिर हमारा अमाशय में क्या क्या चीजें आ रही हैं। तब आपको छोटी आंत अच्छे से समझ में आएगी। तो आप सीक्वेंस से पढ़ के आए। तो चलिए हम चालू करते हैं अपना छोटी आंत के बारे में। चालू करें? तो आइए चालू करते हैं। छोटी आंत जो होता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। मतलब याद रखिएगा कि छोटी आंत, क्या? छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। क्या होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण यानी संपन्न हो जाती है। मतलब छोटी आंत में जो पाचन की क्रिया होती है, क्या होती है? तो पाचन की क्रिया होती है, ये पूर्ण रूप से क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। यानी पाचन की क्रिया पूर्ण वहीं पे हो जाती है। क्या हो जाती है? पाचन की क्रिया
पूर्ण रूप से संपन्न कहाँ होती है? तो छोटी आंत में। कहाँ होती है? छोटी आंत में। पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से कहाँ संपन्न होती है? कहाँ होती है? तो छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? तो हमारा छोटी आंत में होती है। ठीक है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर की होती है। यानी इसका जो है लंबाई कितना होता है? 6 से 7 सेंटीमीटर। यानी पूरा जो है पाचन तंत्र में, पूरा पाचन तंत्र 9 मीटर का होता है, जिसमें 6 से 7 मीटर का केवल ये छोटी आंत होता है। क्या होता है? छोटी आंत होता है। और इस चौड़ाई में कम होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 2.5 सेंटीमीटर ये हमारा होता है। तो ये याद रखेंगे कि पूरा पाचन तंत्र 9 मीटर का होता है, जिसमें जिसमें क्या है? 6 से 7 मीटर का यही होता है। क्या होता है? यही होता है। समझ में आ गया कि छोटी आंत क्या है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्या है? सबसे लंबा भाग है। और जो पाचन की क्रिया जो होती है पूर्ण रूप से कहाँ संपन्न होती है? पूर्ण रूप से कहाँ संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? तो छोटी आंत में होती है। अब छोटी आंत जो है 3 भागों में बटा होता है। जैसे अमाशय भी हमारा 3 भागों में बटा था, वैसे हमारा छोटी आंत जो है वो 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? तो 3 भागों में। एक ग्रहणी, क्या? एक ग्रहणी, दूसर का जेजुनम, दूसर का जेजुनम, तीसर का इलियम, तीसर का इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, जेजुनम, इलियम। एक बार मेरे साथ बोले, एक बार मेरे साथ बोलिए। ग्रहणी, क्या? ग्रहणी, जेजुनम, क्या? जेजुनम, और तीसर का इलियम। क्या? तीसर का इलियम। क्या? इलियम। समझ में आ गया? ये जो है हमारा जो है पूरा जो छोटी आंत है वो 3 भागों में बटा होता है। भोजन का पाचन संपन्न होने के बाद पचे हुए भोजन पदार्थ को, पचे हुए जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो शोषित करने का कार्य आंत में मौजूद बिलाई के द्वारा होता है। अब देखिए, ये बिलाई होता है, ये बिलाई होता है। ये बिलाई का काम क्या होता है? जब भोजन का पाचन पूरा हो जाता है, क्या हो जाता है? जब भोजन का पाचन पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है, तो वो जो पचे हुए भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य, जो पचे हुए भोजन होते हैं, भोज होते हैं, उनको कौन अवशोषित करता है? जो अवशोषित करने का कार्य किसका होता है? तो विलाई का होता है। किसका? विलाई का, यानी विली का होता है। किसका? विली का। किसका? विली का होता है। किसका? तो विली का होता है। किसका? तो विली का होता है। छोटी आंत कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। छोटी आंत कितने भागों में बटा होता है? तो 3 भागों में बटा होता है। एक हमारा क्या? एक हमारा क्या है? ग्रहणी है। दूसर का क्या है? जेजुनम है। तीसरा का क्या है? इलियम है। तीसरा का क्या है? इलियम है। और जो पाचन की क्रिया है वो पूर्ण रूप से संपन्न कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर की होती है, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर की होती है। अब जो ये पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तो भोज्य पदार्थों का अवशोषण का कार्य कौन करता है? विली करता है। क्या? विली। क्या? विली। क्या? विली क्या करता है? भोज्य पदार्थों का अवशोषण करता है। कहाँ पे? तो छोटी आंत में। कहाँ पे? तो छोटी आंत में करता है। तो छोटी आंत समझ में आ गया? छोटी आंत समझ में आ गया? तो आगे बढ़े। छोटी आंत, छोटी आंत में बस इतना ही समझना था कि इसमें पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है और ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसका चौड़ाई जो है, लंबाई जो है 6 से 7 मीटर है, 3 भागों में बटा होता है। यही समझना था। अब हम पढ़ेंगे यकृत के बारे में। किसके बारे में? तो यकृत। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम यकृत के बारे में एवं पित्ताशय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यकृत यानी लीवर। यकृत यानी क्या होता है हमारा? यकृत हमारा लीवर। क्या? लीवर। हाँ देखिए, यकृत जो होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत होती है। क्या होती है? तो यकृत होती है। क्या? तो यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां यकृत होती है। क्या होती है? तो यकृत होती है। यानी लीवर। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां होती है। यह पीत रस का निर्माण करती है। और ये क्या करती है? पीत रस का
पीत रस का क्या करती है, निर्माण करती है। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर से। कहाँ से, लीवर से। कहाँ से, लीवर से। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां यकृत यानी लीवर। ऐसे पढ़ना कि एकदम रटा जाए, मन में रहे, उसे घूमे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है। आप ऐसे पढ़ना है एकदम धुआंधार वाला। ओके, तो पढ़े, ध्यान से पढ़े। थोड़ा सा पिता से। ओके, क्या, पिता से थोड़ा सा ज्यादा। पिता उस पिताशय नहीं, यकृत यानी लीवर। क्या, यकृत यानी लीवर। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां होती हैं। क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथियां होती है। और यह पीत रस का निर्माण करती है। किस रस का निर्माण करती है, तो पीत रस का निर्माण करती हैं। अब देखिए, ये हमारा लीवर हो गया, और ये लीवर के जस्ट इस साइड में हमारा पित्ताशय होता है। क्या होता है, तो हमारा पित्ताशय होता है। क्या होता है, पित्ताशय होता है। क्या होता है, पित्ताशय होता है। अब आइए पित्ताशय के बारे में। किसके बारे में, तो पित्ताशय के बारे में। यकृत तो आपको समझ में आ गया कि सबसे बड़ी ग्रंथियां लीवर होती, जो किसका निर्माण करती है, तो पीत रस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, तो पीत रस का निर्माण करती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आइए पित्ताशय के बारे में। पित्ताशय नाशपाती के आकार की संरचना होती है। जो पित्ताशय का जो आकार है ना, वो नाशपाती के आकार के जैसा है। मतलब इसकी संरचना कैसी है, नाशपाती की जैसी है। और इसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा होता है। और जो ये यकृत है, जो लीवर है, वो पित्त रस का निर्माण करता है। तो जो पित्त रस निकालता है, वो जाके कहाँ जमा हो जाता है, तो वो हमारा पित्ताशय में जमा हो जाता है। कहाँ जमा हो जाता है, तो पित्ताशय में। मतलब पित्त, जो लीवर जो है, लीवर जो होती है वो पित्त का, पित्त रस का निर्माण करती है। तो पित्त रस का जो निर्माण करती है वो कहाँ जाके जमा होता है, तो पित्ताशय में। कहाँ में, तो पित्ताशय में। कहाँ पे, तो पित्ताशय में। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त, पित्त किस कलर का होता है, तो पीले हरे रंग का होता है। और कौन सा द्रव होता है, तो क्षारीय द्रव होता है। कैसा होता है, तो क्षारीय द्रव होता है। कैसा, तो क्षारीय द्रव होता है। देखिए, पित्ताशय जो होता है ना, पित्ताशय, वो क्या है, नाशपाती के आकार का होता है। कैसा होता है, नाशपाती के आकार का होता है। और यकृत से जो पित्त निकलता है, वो इसी में जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। उसके बाद क्या है कि ये पीले हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है, पीला और हरा रंग का एक क्षारीय द्रव है। कैसा द्रव है, क्षारीय। कैसा द्रव, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये क्या अंश, क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान क्या होता है, 7.7 होता है, यानी 7.7 होता है। आपको बताया गया है ना कि जो पीएच स्केल होता है, उसमें बीच में क्या होता है, 7 होता है। तो इधर जो होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है, इधर जो होता है वो अम्लीय होता है, और इधर जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। और ये बीच वाला क्या होता है, तो ये उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। समझ में आ गई, यानी 7, 7 पे जो होता है वो उदासीन होता है, और जो इधर होता है वो क्षारीय होता है। और जो उधर, जो 7 से नीचे जाता है वो अम्लीय हो जाता है। तो इसका पीएच मान कितना है, इसका पीएच मान कितना है, 7.7 है। तो ये कौन सा द्रव होगा, क्षारीय द्रव। कौन सा द्रव होगा, क्षारीय द्रव। यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। यह भोजन का जो माध्यम है, उसको ये क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है। यह भोजन के माध्यम को क्या करता है, क्षारीय कर देता है। जब पित्ताशय में पथरी हो जाता है, जो पित्ताशय होता है उसमें जब पथरी हो जाता है, तो पित्ताशय को काट कर निकाल दिया जाता है। पित्ताशय को काट कर क्या किया जाता है, तो निकाल दिया जाता है। देखो, अक्सर जो जब पित्ताशय में क्या होता है, जब पथरी पथरी हो जाता है, तो डायरेक्ट पित्ताशय को क्या किया जाता है, काट कर निकाल दिया जाता है। पित्ताशय में पथरी हो जाने पर कई समस्याएं होती हैं, जैसे दर्द होता है, दर्द होता है, और क्या होता है, सूजन हो जाती है। क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है।
पाचन में कठिनाइयां होती है, पाचन में कठिनाइयां होती है। समझ में आ गया? पित्ताशय के बारे में दो चीज पढ़े। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथियां जिससे पित्त रस का निर्माण होता है। पित्ताशय नाशपाती के आकार का होता है, जो एक रीत से जो पित्त रस निकलता है उसमें जमा हो जाता है। सीधे साधी बात समझिए, क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। उसके बाद क्या है, ये हल्के हल्के पीले रंग का होता है। एक ये क्षारीय द्रव है, क्या होता है, जो भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। और जब पित्त रस में क्या हो जाता है, जब पित्ताशय में, किसमें, पित्ताशय में जब पथरी होता है तो उसको काट के हटाना पड़ता है। और जब पथरी हो जाता है तो कई समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे दर्द होने लगता है, सूजन हो जाता है, और क्या क्या चीजें हो जाती है, पाचन में कठिनाइयां हो जाती है, इत्यादि समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। आई होप कि आपको छोटी आंत, लीवर और पित्ताशय समझ में आ गया होगा। पित्ताशय क्या हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। क्या आ गया होगा? समझ में आ गया होगा। तो कहिए तब हम आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब आज हमारा पाचन तंत्र का लास्ट क्लास है। कल हो सके तो ऑब्जेक्टिव का क्लास चलेगा। आज हमारा आमाशय, कल आमाशय नहीं, पाचन तंत्र का लास्ट क्लास चलेगा, क्योंकि पाचन तंत्र में मैंने मुख गुहा से लेकर आमाशय तक खत्म कर दिया अभी, कल की क्लास तक। लेकिन आज छोटी आंत अभी पढ़ाया है मैंने, फिर क्या पढ़ाए हैं, फिर आपको पढ़ाए हैं लीवर के बारे में पढ़ाए हैं, फिर क्या पढ़ाए हैं, पित्ताशय के बारे में पढ़ाए। यानी आज 3 टॉपिक खत्म हुआ। उसको एक बार जल्दी रिकॉल कीजिए, उसको याद कीजिए, तब तक हम इधर साइड में हैं। रिकॉल कीजिए, अपने दिमाग में सेट कीजिए कि अभी अभी गरिमा मैम क्या पढ़ाई हैं, क्या पढ़ाई है, अभी रिकॉल कीजिए छोटी आंत के बारे में। समझ में आ गया? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं अग्नाशय में। किसमें? अग्नाशय में। छोटी आंत के बाद हम कहाँ बढ़े हैं, तो हम अपना बढ़े हैं अग्नाशय में। यही हमारा अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय। यह अग्नाशय जो होता है, यह अमाशय के ठीक नीचे पीले रंग का एक ग्रंथि होती है। अमाशय जो होती, अग्नाशय जो होती है वो अमाशय के ठीक पीछे, किसके पीछे, तो अमाशय के ठीक पीछे एक क्या होती है, ग्रंथि होती है। क्या होती है, तो हमारा ग्रंथि होती है। क्या होती है, तो हमारा ग्रंथि होती है, जिसे अग्नाशय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं। सीधे साधे समझिए, अमाशय के पीछे वाली ग्रंथि अग्नाशय कहलाती है। अमाशय के पीछे यानी नीचे वाला ग्रंथि, अमाशय के नीचे वाला ग्रंथि अग्नाशय कहलाती है। क्या कहलाती है? अग्नाशय कहलाती है। इसमें अग्नाशयी रस निकलता है जो क्षारीय होता है। अब अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है? अग्नाशीय रस निकलता है। कौन सा रस? अग्नाशीय रस। अग्नाशीय रस निकलता है, जो कैसा होता है? क्षारीय द्रव होता है। कैसा होता है? तो क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है? तो क्षारीय द्रव होता है। इसमें 3 प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। ये जो क्या होता है, अग्नाशयी जो रस निकलता है, तो ये 3 प्रकार के जो पोषक तत्वों को क्या करता है, पोषक तत्वों का क्या करता है, पाचन करता है। क्या करता है? पाचन करता है। वो क्या क्या चीजें हैं, तो कार्बोहाइड्रेट है, वो हमारा वसा है, और हमारा क्या है, प्रोटीन है। अगिल का क्या है, हमारा प्रोटीन है। ये विभिन्न एंजाइमों के द्वारा ये क्या करता है, इसका पाचन करता है, इससे इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। यानी अग्नाशय समझ में आ गया होगा। इसमें कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं है, इसमें बस थोड़ी देर की बात है कि ये अमाशय के ठीक पीछे वाला ग्रंथि है, होती है, जिसे अग्नाशय कहते हैं। और अग्नाशय से अग्नाशीय रस निकलता है, जो क्षारीय होता है।
क्या होता है, क्षारीय होता है और इसमें विभिन्न एंजाइम जो निकलते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है, इसलिए इसे फूड पाचक रस भी कहते हैं। अग्नाशय खत्म, सीधे, नो तेल बेल कुछ भी नहीं करने का, ना इधर ना उधर, एक बार में सटीक भाषा में अग्नाशय खत्म। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया सबको? तो बताइए। अब देखिए बोलस क्या होता है, मुंह में लार से सना हुआ भोजन। जब मुंह में भोजन रखते हैं तो वो लार से सना जाता है, क्या हो जाता है, सना जाता है, जिसे बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। मुख में जो पचा हुआ भोजन, मतलब जो लार से सना होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। अब देखिए काइम क्या होता है, पेट यानी अमाशय में पचा हुआ भोजन। जो अमाशय में जो पचा हुआ भोजन होता है उसको काइम कहते हैं। अमाशय में जो भोजन पचा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको काइम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको काइम कहते हैं। और जो मुख में लार से सना हुआ भोजन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलस कहते हैं। उसको बोलस कहते हैं। कोई भारी बात नहीं है इसमें, कोई भारी बात नहीं है ना। तो क्या कहते हैं, बोलस किसको कहते हैं, मुख में लार से सना हुआ भोजन को क्या कहते हैं, मुख में लार से सना हुआ भोजन को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। और अमाशय में पचे हुए भोजन को काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। मुख में जो लार से सना होता है उसको बोलस, और अमाशय में जो पचा होता है उसको काइम कहते हैं। एक होता है काइल होता है, एक होता है काइल, जो छोटी आंत में पूरी तरह से पचने के बाद का रूप होता है। जो छोटी आंत में जो पूर्ण भोजन हो जाता है, पूर्ण पाचन, भोजन का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। क्या हो जाता है, भोजन का पाचन हो जाता है। तो छोटी आंत में पूरी तरह से जो पचने वाले भोज्य पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं। वो भोज्य जो पदार्थ होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उसको क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। सटीक भाषा में समझेंगे, धकाधक इधर। भोजन में जो लार से सना होता है, किससे सना होता है, लार से सना होता है, वो हमारा बोलस कहलाता है। लार से सने हुए भोजन बोलस होता है। काइम क्या होता है, काइम क्या होता है, अमाशय में, किसमें, अमाशय में जो पचा हुआ भोजन होता है तो उसको काइम कहते हैं। काइल क्या होता है, कैसे काइल, काइल क्या होता है, छोटी आंत में जो भोजन, जो भोजन जो होता है पच जाता है उसको क्या कहते हैं, काइल, काइल कहते हैं। क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो काइल कहते हैं। पेट यानी अमाशय की दीवारों पर एक चिपचिपा आवरण पाया जाता है जिसे म्यूकोसा कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं। यानी पेट यानी अमाशय के दीवारों पर, यानी अमाशय के ऊपर एक चिपचिपा क्या होता है, चिपचिपा एक आवरण होता है। क्या होता है, चिपचिपा आवरण होता है, जिसे क्या कहते हैं, मुकोसा कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकोसा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मुकोसा कहते हैं। चलिए, अब आपको आई होप अग्नाशय समझ में आ गया होगा। क्या हो गया, अग्नाशय समझ में आ गया होगा कि ये पीले रंग का द्रव है। क्या है, तो पीले रंग का द्रव है। और पीले रंग का एक ग्रंथि होता है, सॉरी, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। इस तो हमारा अब बड़ी आंत चालू हुआ है। क्या हुआ है, हमारा बड़ी आंत चालू हुआ है। तो बड़ी आंत में हम क्या बताए हैं कि सबसे पहले ध्यान देंगे कि बड़ी आंत में पाचन से संबंधित कोई भी क्रियाएं नहीं होती है। मतलब बड़ी आंत में क्या होती है कि पाचन से संबंधित, किससे, तो मतलब पाचन से संबंधित कोई भी क्रियाएं नहीं होती है। इसमें क्या होता है, यह जल का अवशोषण करता है। यह क्या करता है, जल, जल का अवशोषण करता है। इसमें केवल क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। यानी यह कोई भी पाचन की क्रिया नहीं करता है। बस ये जो भोजन के साथ जो जल आए होते हैं, जो भोजन में, भोज्य पदार्थों में जो जल होते हैं, तो उसका क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। और इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम का निर्माण नहीं होता है। सीधी सी बात है कि जब इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें पाचन की क्रिया जब नहीं होती है, तो इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलेगा, क्योंकि एंजाइमों से ही पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, सहायक होते हैं एंजाइम। तो इसमें किसी भी प्रकार की पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें केवल क्या होता है, इसमें जल का केवल अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, जल का अवशोषण होता है।
जैसे हमारा यहाँ दिखा होगा कि ये जो इसमें इसके अंदर ये हमारा छोटी आंत है, ये जो हमारा छोटी आंत है, ये जो हमारा बड़ी आंत है, इसमें कोई भी पाचन से संबंधित क्रियाएं नहीं होती हैं। ये सीधा क्या होती हैं, गुदा से जुड़ा होता है। क्या होता है, गुदा से जुड़ा होता है। और ये क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। यानी यहाँ मलाशय में क्या होता है, मलाशय में यहाँ सारी चीजें जमा हो जाती है, उसके गुदा से, गुदा द्वार से इसका उत्सर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है, तो उत्सर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है, तो उत्सर्जन हो जाता है। अच्छा से लिख दें, उत्सर्जन क्या हो जाता है, हमारा उत्सर्जन हो जाता है। तो हम आगे बढ़े, हमारा बड़ी आंत समझ में आ गया कि इसमें पाचन से संबंधित कोई भी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, और इसमें पाचन से संबंधित कोई भी प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, ना ही इनमें एंजाइमों का निर्माण होता है। इसमें केवल क्या होता है, इसमें केवल जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, तो बस जल का अवशोषण होता है। अब देखिए, बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत की मुख्य जो प्रकार है वो तीन प्रकार की, तीन भागों में बटी होती है। मुख्य भाग इन तीन भागों में बटा होता है। क्या होता है, एक होता है सिक्कम होता है। क्या होता है, एक होता है हमारा सिक्कम। क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, सिक्कम। एक हमारा पार्ट जो बटा होता है वो सिक्कम होता है। क्या होता है, सिक्कम। और दूसरा हमारा होता है कोलोन। दूसरा क्या होता है, कोलोन। दूसरा का कोलोन। और तीसरा हमारा क्या होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा हमारा होता है रेक्टम यानी मलाशय। तीसरा हमारा क्या होता है, रेक्टम यानी मलाशय। तो पहिलका हमारा जो सिक्कम होता है, या छोटी आंत के जो होती है, बाद भोजन को सबसे पहले सिक्कम में प्रवेश करती है। जो छोटी आंत होती है वो भोजन को कहाँ भेजती है, जो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उसको कहाँ भेजती है, तो सबसे पहले सिक्कम में भेजती है। कहाँ भेजती है, सिक्कम में भेजती है। सिक्कम जो होती है पेट के दाहिने ओर होता है। सिक्कम कहाँ स्थित होता है, पेट के दाहिने ओर स्थित होता है। और इसके ठीक नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स किसके नीचे पाया जाता है, तो सिक्कम के नीचे। कहाँ, सिक्कम के नीचे। अपेंडिक्स जो होता है वो एक अवशोषी अंग है। इसमें कोई हम लोगों का उसका कोई काम नहीं है। क्या है, अपेंडिक्स हमारे शरीर में एक क्या है, अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स हमारे शरीर के लिए क्या है, एक अवशेषी अंग। अवशेषी अंग क्या होता है, मतलब जैसे पहले के लोग कच्चा मांस वगैरह खाते थे, तो उसका पाचन जो होता था, पाचन के लिए उसको, मतलब उसका डाइजेस्ट उसको करने के लिए क्या होता था, अपेंडिक्स होता था। क्या होता, अपेंडिक्स की जरूरत पड़ती थी। तो हम तो कच्चा मांस सब खाते नहीं है, हम सब पका खाते हैं। तो इसलिए ये हमारे शरीर के लिए क्या है, अवशेषी अंग है। क्या है, तो हमारा अवशेषी अंग है। क्या होता है, अवशेषी अंग है, जो सिक्कम के ठीक नीचे स्थित होता है। अब देखिए, सिक्कम में क्या होता है, छोटी आंत इसमें भोजन सबसे पहले सिक्कम में भेजता है, और सिक्कम के नीचे ठीक क्या स्थित होता है, अपेंडिक्स। क्या, अपेंडिक्स स्थित होता है, यानी सिक्कम यहाँ स्थित होता है। अब यहाँ के बाद हमारा दूसरा भाग आता है कोलोन। दूसरा का क्या आता है, तो हमारा कोलोन। दूसरा क्या आता है, हमारा कोलोन। कोलोन क्या है, सिक्कम के बाद भोजन को कोलोन से होकर गुजरता है। और उसके बाद क्या होता है, सिक्कम के बाद भोजन कहाँ से होकर गुजरता है, तो कोलोन से होकर गुजरता है। कहाँ से, तो कोलोन से होकर गुजरता है। किसके बाद, तो सिक्कम के बाद। यहाँ से जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण छोटी आंत के किस भाग से होता है, तो कोलोन से होता है। यह एक ऑब्जेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि क्या होता है, सिक्कम के बाद जो होता है, भोजन जो होता है कुलून में जाता है। कहाँ जाता है, कुलून में जाता है। और कुलून में ही क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण कहाँ होता है, कुलून में होता है। कहाँ होता है, तो कुलून में होता है। तो हमारा कुलून समझ में आ गया, क्या आ गया, समझ में आ गया। अब तीसरा आता है रेक्टम यानी मलाशय। यानी पहला भाग जो सिक्कम होता है, यह छोटी आंत इसको भोजन देता है। क्या होता है, भोजन देता है। और इसके ठीक नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। इसके ठीक नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स। सिक्कम के ठीक नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। अब सिक्कम के बाद भोजन को कहाँ आता है, कोलोन में आता है। कोलोन में आने के बाद यहीं पे मुख्य रूप से वो किसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण
बड़ी आंत के किस भाग में होता है? तो कोलोन में होता है। क्या होता है? कोलोन में आता है। अब कोलोन के बाद हमारा तीसरा क्या चालू होता है? तीसरा हमारा चालू होता है रेक्टम यानी मलाशय। रेक्टम यानी मलाशय। इस क्षेत्र में अनपचा भोजन, अनपचा जो भोजन होता है, क्या होता है? मल जमा रहता है। यानी जो अनपचे वर्ग जो पदार्थ होते हैं, अपचे जो होते हैं, वर्ग जो पदार्थ होते हैं, जो भोजन होते हैं, वो कहाँ कहाँ आकर जमा हो जाते हैं? तो मलाशय में। कहाँ में? तो मलाशय में स्थित होते हैं। कहाँ में? तो मलाशय में। कहाँ? तो मलाशय में। कहाँ पे? तो मलाशय में। और गुदा के द्वारा उस शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी होता क्या है, बड़ी आत्मा प्रोसेस समझिए कि 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में बटा होता है। पहला हमारा भाग होता है सिक्कम। सिक्कम जो होता है उसमें छोटी आंत से भोज्य पदार्थ जाता है। क्या होता है? भोज्य पदार्थ जाता है, भोजन जाता है। और वहीं पे उसके ठीक नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। और अपेंडिक्स क्या है? तो एक अवशेषी अंग है। क्या है? तो एक अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स क्या है? एक अवशेषी अंग है। क्या हो गया? सिक्कम खत्म हुआ, उसके बाद आता है कोलोन। क्या होता है? सिक्कम के बाद कोलोन आता है। यानी कोलोन, सिक्कम के बाद भोजन कहाँ जाता है? कोलोन के पास जाता है। कहाँ जाता है? तो कोलोन के पास जाता है। कहाँ पे? कोलोन के पास। कहाँ? कोलोन के पास। कोलोन में ही जल का अवशोषण होता है। कहाँ होता है? जल का अवशोषण कहाँ होता है? कोलोन में। कहाँ? कोलोन में। कहाँ? कोलोन में। जल का अवशोषण कहाँ होता है? कोलोन में। अब कोलोन के बाद क्या होता है? हमारा रेक्टम यानी मलाशय होता है। जो अपचे जो भोज्य पदार्थ होते हैं, अनपचे, क्या होते हैं? जो अनपचे, जैसे पूरा पोषक तत्व का अवशोषण हो गया, पानी का अवशोषण हो गया, जो अब खराब चीजें हैं, जो अपचे हैं, जो पचे नहीं है, वो कहाँ जाकर स्थित हो जाता है? मलाशय यानी रेक्टम में। कहाँ स्थित होता है? मलाशय यानी रेक्टम में। और रेक्टम के बाद वो गुदा के द्वारा कि रेक्टम में जमा होता है, और उसके बाद वो रेक्टम के द्वारा, रेक्टम यानी मलाशय में जमा रहता है, उसके बाद वो गुदा के द्वारा शरीर से बाहर उसको निष्कासित कर दिया जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारा बड़ी अंत समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा पूरा पाचन तंत्र समाप्त हुआ। क्या हुआ? हमारा पूरा पाचन तंत्र क्या हुआ? समाप्त हो गया। क्या हो गया? हमारा पूरा पाचन तंत्र क्या हो गया भाई? समाप्त हो गया। अच्छा, देखिए पाचन तंत्र जो है हमारा, मुख 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 से चालू हुआ था, जिसमें हम दांत, लार ग्रंथियां और जीभ के बारे में बताएं। उसके बाद हमारा कहाँ आया? उसके बाद हमारा जो भोजन है वो कहाँ आ गया? हमारा पाचन की क्रिया कहाँ आया? पाचन की क्रिया उसके बाद हमारा आया ग्रास नली में, जहां से भोजन कर्मानुकुंचन की क्रिया के कारण धीरे धीरे अमाशय में आ गया। अमाशय में आने के बाद वो 4 घंटा स्थित रहा, और वह भी 3 भागों में बटा था अमाशय। कितने भागों में बटा था? 3 भागों में। वहां से फिर भोजन कहाँ गया? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो गया। क्या हो गया? भोजन का पूर्ण पाचन हो गया। और वहां से क्या हुआ? जो पूरा पोषक तत्व वहां से अवशोषित हो गया और पूरे शरीर में वितरित हो गया। उसके बाद हमारा चालू होता है बड़ी आंत। बड़ी आंत हमारा 3 भागों में बटा होता है। एक होता है हमारा कोलोन, मतलब पहला क्या होता है? सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। सिक्कम में क्या होता है? छोटी आंत से सारी चीजें चली जाती हैं, मतलब भोजन चली जाती है। उसके नीचे ठीक अपेंडिक्स पाया जाता है, जो एक अवशेषी अंग है। क्या है? अवशेषी अंग है। उसके बाद हमारा आता है, वहां से भोजन कहाँ चला जाता है? कोलोन में। कोलोन में पानी का मतलब जल का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद वो जो अपचे जो पदार्थ होते हैं वो रेक्टम यानी मलाशय में चले जाते हैं, और वहीं पे जमा हो जाते हैं। और वहां से जमा होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है? गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्कासित हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा क्या हुआ? पूरा पाचन तंत्र समाप्त हुआ। क्या हुआ? पाचन तंत्र समाप्त हो गया। यानी जैव प्रक्रम में हमारा पूरा जैव प्रक्रम क्या है? स्वपोषी, परपोषी, पोषण, पोषण के बाद हमारा प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद हमारी पाचन तंत्र में पूरा यकृत, लीवर, आमाशय, यकृत, लीवर, यकृत मतलब लीवर एक ही होता है, पित्ताशय, पित्ताशय में पिताशय की रस जो निकलती है, वो पीत जो रस निकलती है, क्षारीय होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको एकदम हर एक एक क्लास लेके आपको समझाया है। क्या है? आपको समझाया है। आई होप
मेरा ये उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप बस इसको एक बार और रिवीजन कर ले मेरे पूरे क्लास को। आप सर्च कीजिएगा शांति हरि सुधान्य चांद ऑनलाइन क्लासेस पे जाइएगा और वहां पे मेरा वीडियो आएगा। आप प्रत्येक वीडियो को देखिएगा। जय प्रक्रम से मैंने बारीकी बारीकी से एक एक क्वेश्चन एक एक चीजें टॉपिक पूरा वहां पे सॉल्व करा दिया है। सारी चीजें जो हमारा है जय प्रक्रम के अंतर्गत आता है वहां मैंने पूरी चीज बता दी है। उसके बाद हमने पाचन तंत्र के बारे में भी पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मनुष्य का जो पाचन तंत्र होता है उसके बारे में मैंने पूरी चीजें बता दी है। अब यह रहा कि हमारा इसमें से कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और कैसे हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव में कल या परसों में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप आपको बताऊंगी और आपको मैं दे दूंगी यूट्यूब पे। आप क्लास कर लीजिएगा। मैं क्लास कराऊंगी कल ऑब्जेक्टिव के लिए। और कुछ जो सब्जेक्टिव चीजें हैं एनसीईआरटी पैटर्न पे उसको मैं लेके आऊंगी परसों। परसों यानी आपका कहीं से नहीं छूटने दूंगी। मतलब बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी पूछे वो क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। आपको एनसीईआरटी एकदम पूरा पैटर्न पे जो जो क्वेश्चन है मैं वो पूरा करवाऊंगी। पहले ऑब्जेक्टिव जैसे अभी मेरा पूरा एक चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ मिलती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप शायद मेरे साथ लास्ट तक जुड़े होंगे और मेरे पूरे क्लास आई होप मैं विनती करती हूँ कि आप जाके मेरा क्लास देखें। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार जरूर देखें। ठीक है फिर चलते हैं मिलते हैं हम अगली क्लास में। ठीक है बाय। थैंक यू सो मच।